हेलो एवरीवन। आज हम लीज़ का टॉपिक कवर करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। ये पूरा जो हमारा लीज़ का कॉन्सेप्ट है ये टीपीए के सेक्शन 105 से लेके 117 तक जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनमें कवर किया जाता है। अब ये पूरा आपको मैं समझाने से पहले दो चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि लेसर और लेसी दो पार्टी होती हैं लीज़ में। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैं अगर आपको जो भी चीज़ें समझाऊंगी आगे तो मैं कहीं भी अगर लेसर या लेसी का वर्ड यूज़ करती हूँ तो यू विल नो अबाउट कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो एंड मी ऑल्सो। तो लेसर क्या होता है कि वो बंदा वो पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी लीज पे देता है और लेसी वो होता है जो वो प्रॉपर्टी रिसीव करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। वेट, देखो, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, ये अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है लीज पे इसको, तो ये हो गया लेसर और ये हो गया लेसी। ओके, इतनी बात क्लियर है। फिर अब जनरली क्या होता है ना कि सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ बहुत कॉस्टली होती हैं, ठीक है। तो लोग प्रेफर नहीं करते कि उनको परचेज ही किया जाए अपने नाम पे, तो वो क्या करते हैं उनको लीज़ पे ले लेते हैं। लीज़ इज़ नथिंग लेकिन एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। आप जैसे नॉर्मली रेंट पे रहते हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में उसको लीज़ भी बोला जाता है। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन कि क्या होता है ना कि जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी होती हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, हाउस या जो भी चीज़ें हो गई वो बहुत कॉस्टली आती हैं। तो इसकी वजह से लोग क्या करते हैं ना कि वो उनको ख़रीद नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ख़रीदना, तो वो उन्हें अपने नाम पे ना लेके उनको लीज़ पे ले लेते हैं। लीज़ क्या है? लीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि बहुत जगह गवर्नमेंट क्या करती है कि जो लेसर होता है जो देता है लेसर, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको ऊपर कि लेसर लेसी होता क्या है। जो लेसर होता है उससे लैंड ले लेती है कुछ बनाने के लिए, प्रॉफिट के लिए, जो पब्लिक के प्रॉफिट के लिए होता है। ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, हमेशा पब्लिक के प्रॉफिट के लिए नहीं होता, मैं गवर्नमेंट का एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि गवर्नमेंट क्या करती है ना, बहुत जगह कभी कभी क्या करती है कि वो लेसर से लैंड ले लेती है और कुछ बनाती है उस पर, कुछ बिल्ड करने के लिए जो लोगों के प्रॉफिट में हो। जैसे मुंबई में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ट्रेन चलाने के लिए जो पटरियाँ होती हैं वो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से निकल के जाती हैं, तो जितनी जगह में वो पटरियाँ बनी होती हैं वो लैंड ऑफ कोर्स वो किसी और की अगर होती है तो गवर्नमेंट लीज पे वो लैंड लेती है। अब यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा कि गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, वो तो ख़रीद सकती है, मोबाइल प्रॉपर्टी कॉस्टली नहीं होती। मैं जनरल बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मुंबई में गवर्नमेंट क्या करती है कि लीज़ पे ट्रेन चलाने के लिए वो प्रॉपर्टी लेती है लेसर से, और लेसी को वो रेंट प्रोवाइड अब यहाँ पे लेसी कौन हो गया? गवर्नमेंट हो गई। लेसर कौन हो गया? जिसकी प्रॉपर्टी थी। तो जब गवर्नमेंट लेसर की प्रॉपर्टी ले लेती है तो लेसर को वो जो भी रेंट आएगा उससे वो प्रोवाइड करती है, और अगर रेलवेज़ में कोई प्रॉफिट होता है, अर्न किया जाता है, तो वो भी उन्हें प्रोवाइड करती है, ठीक है। लीज़ में क्या होता है ना कि लीज़ इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, केवल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है। मार्क माय वर्ड्स कि यहाँ पे केवल और केवल ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, केवल और केवल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। ओके, अब सेक्शन 105 के अकॉर्डिंग लीज़ की डेफिनेशन क्या दी गई है? लीज़ इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय गिविंग कंसीडरेशन। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू क्या बताया था कि वो जो भी रेंट आएगा वो देगी, और अगर मान लो कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ इंटरेस्ट बनता है उसका, तो वो भी देगी उसको, एंड और प्रॉफिट शेयरिंग। ओके, अब लीज की एसेंशियल्स क्या होते हैं? देखो, सबसे पहला एसेंशियल क्या होगा कि दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। दोनों पार्टीज कौन सी? एक लेसर और एक लेसी, दोनों की दोनों कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का यहाँ मतलब क्या हुआ कि जो भी पार्टी होगी, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लेसर, तो साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, मेजर इन द सेंस कि 18+ होना चाहिए, और वो लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। ओके, और जो लेसर होता है उसको एब्सोल्यूट ओनर होना चाहिए वो प्रॉपर्टी का।
अगर आपसे मैं कोई प्रॉपर्टी ले रही हूँ, ओके, तो आपका उस प्रॉपर्टी का ओनर होना इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी वो प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो आप मुझे कैसे सेल करोगे, वो प्रॉपर्टी कैसे लीज़ पे दोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर जो लेसर है उसके पास ओनरशिप एब्सोल्यूट नहीं है तो फिर वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ओके। फिर दूसरा क्या है, ओनली पोजेशन। मैंने आपको बताया कि यहाँ लीज़ में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, केवल पोजेशन दिया जाता है लैंड का, ठीक है। तीसरा हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ लीज़। लीज़ को एक्सेप्ट करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। देखो प्रॉपर्टी जो है वो अगर लीज़ पे दी जा रही है तो वो लेसी के थ्रू एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर नहीं करता है तो वो वैलिड लीज़ नहीं मानी जाएगी। कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट है, कंसिडरेशन लेसी को पे किया जाना चाहिए। सॉरी, जो लेसी होगा वो कंसिडरेशन पे करेगा लेसर को, ठीक है। कंसिडरेशन रेंट भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, या जो भी उससे राइज होगा वो सब कुछ उसको दिया जाएगा। और फिक्स्ड पीरियड भी होता है कि जैसे कि आप लॉन्ग टर्म, मैंने अभी बताया डेफिनेशन में कि लॉन्ग टर्म के लिए रेंट लिया जाता है, तो वो एक फिक्स्ड पीरियड कहीं ना कहीं उसमें जो भी हमारी लीज डीड बनती है उसमें ये मेंशन किया जाना चाहिए कि इतने से इतने टाइम तक की वो हम लीज़ ले रहे हैं। उसके बाद अगर आपको और लेनी है तो आप रीन्यू करा सकते हैं उसको। हेलो, फिर आपको मम्मी बुलाएं। अब अगला आता है कि व्हाट इफ़ नो टाइम पीरियड मेंशन इन लीज एग्रीमेंट। अगर हमारी लीज एग्रीमेंट जो हुई है उसमें कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है कि इतने से इतने पीरियड तक का समय है, तब तक लीज़ चलेगी, उसके बाद लीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे। सेक्शन 106 टीपीए का ये बताता है ड्यूरेशन ऑफ लीज़ के बारे में कि अगर हमारी लीज़ एग्रीमेंट में लीज़ का ड्यूरेशन नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे। ऐसे केसेस में दोनों पार्टी लेसर और लेसी दोनों को एक दूसरे को नोटिस देना होगा कि हम क्विट कर रहे हैं लीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, जो लीज़ पे ली गई है प्रॉपर्टी वो किसी खेती के काम में या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में यूज़ हो रही है, तो जो लीज़ होगी वो कंसीडर करी जाएगी कि ईयर टू ईयर चलती है, ये साल तक, एक एक साल में ये रिन्यू करानी पड़ती है। और अगर यही जो क्या बोलते हैं इसको, और अगर इसी में से ये जो एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस वाला है, इसी में अगर किसी पार्टी को टर्मिनेट करना है लीज़ तो उसको अगली पार्टी को 6 महीने तक की नोटिस देनी होगी कि 6 महीने का समय दे रहे हैं हम आपको, तब तक आप वो ज़मीन खाली कर दो। सेकेंडली, अगर वो प्रॉपर्टी यूज़ की जाती किसी और काम के लिए तो वो कंसीडर किया जाता है कि मंथ टू मंथ चलती है, कि महीने महीने में आपको रीन्यू करानी पड़ेगी। ये सब वो कंडीशंस है अगर ड्यूरेशन नहीं दी गई है लीज़ में तो। और अगर इसमें अगर किसी अनदर पर्पस के लिए यूज़ करी जा रही है तो मंथ टू मंथ कंसीडर करी जाती है। और अगर इसमें कोई पार्टी टर्मिनेट करना चाहती है तो वो नोटिस देगी 15 दिन का, 15 डेज़ का नोटिस देगी अगली पार्टी को, क्या 15 डेज़ में वो प्रॉपर्टी खाली कर दो, ओके। नाउ अब आता है हाउ टू काउंट दैट नोटिस पीरियड। ये जो हमारा ड्यूरेशन है इसको काउंट कैसे किया जाता है। जैसे कि आई सेंट यू टर्मिनेशन नोटिस बाय पोस्ट, मैंने आपको एक टर्मिनेशन नोटिस भेजी, आप लीज पे हमने आपको कुछ दिया था कोई प्रॉपर्टी, तो अब मैं टर्मिनेट करना चाहती हूँ तो मैंने आपको एक नोटिस भेजी बाय पोस्ट और आपने वो नोटिस रिसीव करी आज, तो आज ही से आपका रिस्पेक्टिव पीरियड शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी अनदर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें पहले बताया है कि अगर अनदर पर्पस के लिए यूज़ होती है तो 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। तो मैंने आपको नोटिस दिया आज बाई पोस्ट, आपके पास आज पहुंची वो नोटिस, भले मैंने आपको 4 दिन पहले भेजी हो वहाँ से काउंट नहीं होगा। आपको जिस दिन नोटिस मिली बाई पोस्ट उस दिन से आपका डे काउंट किया जाएगा, 15 दिन तक का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद क्या होगा कि ये काउंट मतलब कंसीडर किया जाएगा कि 15 दिन हो गए हैं, आपकी एक्सेप्टेंस नोटिस की है, हमने आपको भेज दी थी, हमने अपने साइड का जो भी हमारा सिस्टमैटिक लीगल प्रोसेस था हमने कंप्लीट कर लिया है, तो वहाँ से आपकी हमारा टर्मिनेशन हो जाएगा, काउंट कर लिया जाएगा। और अगर कोई पार्टी रिसीव नहीं करती है नोटिस या घर पे नहीं होती है, अगर बाई पोस्टमैन जाता है नोटिस देने, अगर घर पे कोई नहीं होता है तो पोस्टमैन आपके घर की दीवार पे वो चिपका सकता है नोटिस को और उसी दिन से वो पीरियड काउंट होने लगेगा। एक केस आया था पंजाब नेशनल बैंक्स वर्सेस गंगा नारायण कपूर का। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर जो लीज होगी वो ओरल एग्रीमेंट के थ्रू करी जाएगी तब भी उसमें 106 अप्लाई होगा।
ओके। फिर आता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ लेसर। अब लेसर की राइट्स क्या होते हैं और ड्यूटीज़ क्या होती है। लाइबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी क्या होती है उसकी। अब लेसर कौन है यहाँ पे, जो प्रॉपर्टी अपनी देता है लीज पे, वो हो गया लेसर। मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दी, मैं हूँ लेसर। अब मेरे क्या राइट्स बनते हैं और क्या ड्यूटीज़ बनती हैं इस एग्रीमेंट के थ्रू, वो हम समझते हैं। पहले राइट्स देखते हैं। राइट टू रिकवर रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ही गेव टू लीज। मैंने जो प्रॉपर्टी आपको लीज पे दी है उस पे जो भी रेंट आता है, उसका जो भी रेंट होगा वो मैं आपसे रिकवर कर सकती हूँ, ये मेरा अधिकार है। सेकेंड, इफ लेसी ब्रीचेस एनी कंडीशन मेंशन्ड इन लीज डीड, लेसर हैज़ राइट टू टर्मिनेट लीज। देखिए, अगर आपने कोई भी कंडीशन जो कि हमारी लीज डीड में लिखी थी, मैंने लिखा था कि इसमें कोई इलीगल वर्क नहीं होना चाहिए, अगर आप वो इलीगल वर्क करते हो उस पर और आई फाउंड दैट, तो मेरा मेरा ये हक बनता है कि मैं उस लीज को तुरंत के तुरंत टर्मिनेट कर सकती हूँ और अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकती हूँ। अगला है, इफ़ एनी डैमेज हैपन टू प्रॉपर्टी। अगर मेरी प्रॉपर्टी पे कोई भी डैमेज होता है तो उसका जो भी रिकवर का कंपनसेशन होगा, जो भी खर्चा आएगा, वो मेरा राइट है कि मैं आपसे रिकवर कर सकती हूँ। ओके। फिर ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज, लेसर हैज़ राइट टू गेट बैक द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। कॉमन सेंस की बात है कि अगर टर्मिनेशन हो जाता है लीज का, किसी भी केसेस में अगर टर्मिनेशन हो चुका है तो मेरे पास राइट बनता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस आपसे ले सकती हूँ। फिर लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं लेसर की। देखिए, 108 में 108 सबसेक्शन ए, सबसेक्शन बी, सबसेक्शन सी डिफाइन करता है कि ड्यूटीज़ क्या होती हैं लेसर की। ओके। अब अगर मेरे कुछ राइट्स बनते हैं तो मेरी कुछ ड्यूटी भी बनती है लेसी के प्रति। पहला है ड्यूटी ऑफ लेसर टू डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी टू लेसी। अगर मैं आपको जो प्रॉपर्टी दे रही हूँ उसमें कुछ डिफेक्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको प्रॉपर्टी देने से पहले उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज दूँ कि मेरी प्रॉपर्टी में ये डिफेक्ट है, आप देख लीजिए। दूसरा है, लेसर हैज़ टू गिव पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू लेसी। अब लेसर अगर लीज पे देता है तो ऑफकोर्स उसको पोजेशन देना पड़ेगा प्रॉपर्टी का, ये ड्यूटी बनती है उसकी। मान लीजिए आपने हमारा कुछ लीज एग्रीमेंट हुआ कि मेरी ये प्रॉपर्टी आपको जाएगी, आपको मैं लीज पे दे रही हूँ, तो उस लीज का पोजेशन आपको दे दिया जाएगा। मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको उस लीज का पोजेशन दे दूँ। ओके। जैसे घर, आपने घर लिया लीज पे, तो जब हमारी लीज हो गई कंप्लीट तो मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं आपको घर की चाबी हैंड ओवर कर दूँ कि अब से आपका पोजेशन है इस घर पे। तीसरा है, लेसर शुड नॉट इंटरफेयर विद इंजॉयमेंट ऑफ लेसी। अब मैंने आपको दे दिया, अब आप उस प्रॉपर्टी के साथ जो भी कर रहे हैं उसमें मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूँगी, बिकॉज यू आर इंटाइटल टू इंजॉय दैट राइट। ओके। अब लेसी की क्या राइट्स बनते हैं, क्या लाइबिलिटीज़ बनती है, ये था लेसर का अब तक। अब हम लेसी की, आपकी क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ बनती है उस बारे में बात करते हैं। राइट्स क्या क्या हैं। जनरली इट इज़ ड्यूटी ऑफ लेसर टू मेक नेसेसरी मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, अब मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने आपको जब लीज पे दिया, अगर उस पर जो भी नेसेसरी मेंटेनेंस था मैंने नहीं कराया, या बाद में कुछ भी नेसेसरी मेंटेनेंस होता है, ठीक है, और मैं वो नहीं कर रही हूँ, तब लेसी पहले तो वो सब कुछ कर देगा, जो भी मेंटेनेंस होगा वो कंप्लीट कर देगा, लेकिन बाद में वो आपसे वो प्रॉपर जो भी उसका खर्चा आया है मेंटेनेंस करने में, वो आपसे वो रिकवर कर सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी थी, आपने अपनी प्रॉपर्टी में ये मेंटेनेंस नहीं कराया था, वो मैंने करा तो दिया है लेकिन इसका खर्चा आपको मुझे देना पड़ेगा बाद में। फिर if lessee is doing any agricultural activity, then in that case a lessee can take benefits of growing crops। देखो, अगर लेसी आपकी ज़मीन पे, आपकी लीज वाली प्रॉपर्टी पे कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है, कुछ खेती कर रहा है, तो उसका ये राइट बनता है कि उससे जो भी बेनिफिट्स होगा ग्रोइंग क्रॉप्स का, वो उस बेनिफिट को ले सकता है, उस बेनिफिट को एंजॉय कर सकता है। लेसी कैन रिमूव एनी फिक्सचर्स फ्रॉम प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू यूज़ दैट प्रॉपर्टी पीसफुली। ठीक है। देखो, लेसी उस प्रॉपर्टी, देखो अब लेसी को मैंने वो प्रॉपर्टी दे दी है, आपको मैंने वो प्रॉपर्टी दे दी, आप अपने अकॉर्डिंग उस लैंड में, उस ज़मीन पे, उस प्रॉपर्टी पे कुछ भी फिक्सचर करा सकते हो, लेकिन जब हमारी लीज डीड एंड हो जाएगी तो आपको मुझे वो प्रॉपर्टी वैसे ही देनी पड़ेगी जैसे मैंने आपको लीज पे दी थी शुरू में। ओके। फिर इफ़ प्रॉपर्टी इज़ डैमेज या नॉट इन प्रॉपर कंडीशन,
देन लेसी हैज़ राइट टू अवॉइड लीज डीड। देखो अगर प्रॉपर्टी जो आपको मैंने दी है वो डैमेज है या प्रॉपर कंडीशन में नहीं है तो आपका ये राइट बनता है कि आप उस लीज डीड को ख़त्म भी कर सकते हो, आप उसको मतलब वॉइड डिक्लेयर करा जा सकता है, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। फिर लेसी हैज़ राइट टू ग्रांट फुल और हाफ पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन सब लीज और मे मॉर्गेज टू थर्ड पर्सन। देखो मैंने आपको पोजेशन दे दिया ज़मीन का, तो अब आपने लीज पे प्रॉपर्टी ले ली। देखो जैसे कि वेट, ये ज़मीन थी, ठीक है, ये मैंने आपको लीज पे दे दी। अब आप इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे दे सकते हो, सी को, थर्ड पार्टी को आप मॉर्गेज पे दे सकते हो, लेकिन जब हमारी लीज डीड एंड होगी तो तब तक आपकी ये मॉर्गेज वापस आ जानी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट होता है बस। फिर अब लेसी की क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं वो देखेंगे। अभी तक हमने राइट्स देखे आपके, अब आपकी ड्यूटीज़ क्या बनती हैं उस पर बात करते हैं। इट इज़ ड्यूटी ऑफ लेसी टू पे रेंट टू लेसर। आपकी ड्यूटी बनती है कि जो प्रॉपर्टी मैंने आपको दी है उस पर जो भी रेंट बन रहा है आप मुझे वो वापस करोगे, आप मुझे वो रेंट पे करोगे। आपकी ये भी ड्यूटी बनती है कि जो भी मटीरियल फैक्ट्स होंगे, अगर मान लो उस प्रॉपर्टी में कुछ इंक्रीजमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके बारे में आप प्रॉपर नॉलेज मुझे दोगे, आप सारे मटीरियल फैक्ट्स मुझे बताओगे। ड्यूटी टू मेंटेन प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन करना है, कुछ भी गलत सलत नहीं होना चाहिए उधर। If any third party is doing some act which infringe right of lessee should inform lesser। अगर मैंने आपको लीज पे प्रॉपर्टी दी है, उस प्रॉपर्टी पे कोई थर्ड बंदा आके बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, या केस करता है या कुछ भी ऐसा एक्ट करता है जिससे आपके राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हो रहा है, तो फिर आपका ये राइट बनता है कि आप सबसे पहले आके लेसर को बताओ कि आपकी प्रॉपर्टी पे ये बंदा, ये सबसीक्वेंट बंदा आके क्लेम कर रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, कुछ भी इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है राइट का। गिव पोजेशन बैक टू लेसर। जब हमारी लीज डीड एंड हो जाएगी तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस कर दोगे। फिर लेसी शुड नॉट बिल्ड एनी परमानेंट स्ट्रक्चर ऑन लैंड और प्रॉपर्टी। जो आप हो, लेसी हो, उसको क्या है ना कि आपको कोई भी उस लैंड पे परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करना है, परमानेंटली कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड आपको मेरी वो प्रॉपर्टी, अब मैंने आपको ओनरशिप तो ट्रांसफ़र करी नहीं है, तो कभी ना कभी तो वो वापस आएगी मेरे पास प्रॉपर्टी। तो अभी मैंने आगे वाले पॉइंट में बताया था कि जैसी प्रॉपर्टी मैंने आपको दी थी, मुझे वैसी ही प्रॉपर्टी आप वापस करोगे लीज डीड एंड होने के बाद। तो इसमें आप अगर परमानेंट स्ट्रक्चर कोई बना देते तो आप वैसे के वैसे कैसे वापस कर सकते हो। फिर लेसी हैज़ टू यूज़ प्रॉपर्टी विथ केयर एंड पीसफुली। लेसी को आपको प्रॉपर्टी वो बहुत केयरफुली हैंडल करनी पड़ेगी। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है कि इस लीज डीड को हम एंड कैसे करते हैं, इसका टर्मिनेशन कैसे होता है, हम ख़त्म कैसे करेंगे। सबसे पहले तो टाइम एक्सपायर्ड, अगर लीज डीड का टाइम ख़त्म हो जाता है तो हमारी वो लीज डीड ख़त्म हो जाएगी, हमारी लीज ख़त्म हो जाएगी हमारे आपके बीच में। दूसरा, एग्रीज म्यूचुअली टू एंड लीज। अगर दोनों पार्टीज़ ने, मैंने आपने एक साथ सुलह समझौता करके लीज डीड ख़त्म करने का फैसला किया है, तो वो लीज डीड ख़त्म हो जाएगी। फिर when law entitles lesser to take back the possession of property। अगर बाई लॉ, बाई कोर्ट या कुछ भी ऐसा लीगल चीज़ होती है जिससे कोर्ट हमें ये ऑर्डर देता है और हमें हमारी प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस दे देता है, तो उसके थ्रू भी लीज टर्मिनेट हो सकती है। बाय गिविंग नोटिस दे के टर्मिनेट किया जा सकता है। लेसर इंटरेस्ट टर्मिनेट ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। देखो जब ये लीज ना किसी इवेंट पे डिपेंड होती है, तो जब वो होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि कंडीशन रखी आपके आगे कि जब इस घर पे कोई किराएदार आएगा, तब वहाँ से हमारी लीज डीड ख़त्म हो जाएगी। अभी ये प्रॉपर्टी ऐसे पड़ी है, ऐसे घर ऐसे पड़ा है, जब अगर कोई किराएदार आएगा तब तक आप ले लो, लेकिन जब भी कोई किराएदार आएगा फिर हमारी लीज डीड वहीं से एंड हो जाएगी। मैंने कंडीशन रख दिया आप पे, तो जब भी अगर वो किराएदार आता है तो वहीं से लीज डीड ख़त्म हो जाएगी। इंटरेस्ट एंड मर्जर, अगर किराएदार प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए तो लीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जो आपको मैंने लीज़ पे प्रॉपर्टी दी है, आप लेसी हो, अगर आप उस प्रॉपर्टी के बाई एनी सर्कमस्टांसेस अगर आप वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हो या कुछ भी ऐसा होता है, तो अगर आपने ख़रीद लिया तो ऑफकोर्स आप ओनर बन गए उसके, तब तो आपको मुझे वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लीज डीड भी ख़त्म हो जाएगी वहीं से। सरेंडर, टीनेंट अपनी इच्छा से प्रॉपर लैंडलॉर्ड को वापस दे दे प्रॉपर्टी और फिर एक्सेप्ट कर ले। देखो
जो टीनेंट होगा वो खुद की डिज़ायर से प्रॉपर्टी आपको वापस कर दे और आप उसको एक्सेप्ट कर लो, तब भी मतलब सरेंडर कर दिया उसने कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आप वापस रख लो, तो लीज डीड ख़त्म हो जाएगी। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मान लो कुछ नेचुरल फिनोमेना होता है, ऐसा डिज़ास्टर आता है, कुछ कुछ भी ऐसा होता है जो नेचुरल होता है, उसके थ्रू कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बाढ़ आ गई या बिजली गरज गरज बिजली फट गई, सॉरी बिजली गिर गई या कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो लीज डीड ख़त्म हो जाएगी क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं बची तो कुछ, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी लेसी की, या नेचुरल था, तो लीज डीड ख़त्म हो जाएगी। फिर फॉर फ्यूचर, अगर कंडीशन को फुलफ़िल ही ना कर पाओ आप, तो लीज़ ख़त्म हो जाएगी। मैंने आप पे कुछ कंडीशन रखी कि अगर ये करोगे आप तो उस आपको ये करना पड़ेगा प्रॉपर्टी के लिए, तो अगर आप वो पूरा नहीं करते हो तो लीज़ डीड ख़त्म हो जाएगी। तो ये था हमारा पूरा लीज़ का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कुछ आपको इश्यू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं।